हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलोनी के गुण। कोलाइडी विलोनी के गुण में सबसे पहला बेटा गुण है विषमांगी प्रकृति। विषमांगी प्रकृति के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। विषमांगी का अर्थ है जो अवस्था होती है पदार्थ की, और साथ में उसके माध्यम की बात हम करें तो माध्यम जो होता है ज्यादा मात्रा में, इन दोनों को अलग अलग पृथक पृथक किया जा सकता है। बोले दिखाई देती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जल में अगर तेल मिलाते हैं तो दोनों पृथक पृथक नजर आते हैं। ऐसे ही दूध में भी, किसमें, दूध में भी वसा और जल अलग अलग होते हैं। बोले तो अवस्था और बेटा माध्यम दोनों अलग अलग नजर आते हैं। उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख भी सकते हैं, पृथक पृथक होते हैं, इसलिए प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी। बेटा दूसरा गुण है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे सतही क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होने का कारण यह है कि किसी भी पदार्थ के अगर टुकड़े किए जाए तो टुकड़े करने के बाद जितने ज्यादा टुकड़े करेंगे बेटा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता ही जाएगा। इसलिए कोलाइडी कणों की साइज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की होती है। यह साइज बहुत छोटी है। इस छोटी साइज के कारण कोलाइडी कणों को क्या, छोटे छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से क्षेत्रफल का क्या माना जाता है, अधिक माना जाता है। नेक्स्ट है अवसादन। अवसादन क्या है, अवसादन एक क्रिया है। अवसादन क्या है, क्रिया है। जैसे कि दूध से क्रीम निकालने की क्रिया है, दही से मक्खन निकालने की क्रिया है। एक मशीन आती है जिसको अपकेंद्रित मशीन कहते हैं, छाछ भिगोने वाली मशीन जो आती है, अगर उसे रखे, यदि उसे रखे, क्या किया जाए, अगर उस मशीन को चलाया जाए तो अवसादन होता है, जिससे कि माध्यम और अवस्था दोनों क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो दोनों को अलग अलग करने के लिए अवसादन किया जाता है। तो किसी भी कोलाइडी विलयन का अवसादन किया जा सकता है। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति पिछली क्लासों में मैंने पढ़ा था, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बात करें कोलाइडी विलयन की तो कोलाइडी विलयन में कोई ना कोई कण होते हैं। वो कण या तो होते हैं पॉजिटिव, तो सारे कण पॉजिटिव होंगे, फिर सारे कण कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और समान कण है, आपको पता है कि आपस में पास पास नहीं आते। पास पास नहीं आते तो पूरे पात्र में बने रहते हैं, पूरे विलयन में बने रहते हैं। बट अगर ये एक दूसरे के पास में आएंगे भी तो एक दूसरे से टकराकर अपनी गति को बदलेंगे। अगर इसकी गति इधर थी तो घूम के इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। आप देखोगे कि टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा। कैसी गति करेगा, एक टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा। इस टेढ़ी मेढ़ी गति, जिगजैग गति को ही क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन ने कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति बताई, इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। इसके बाद बताया गया टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ये गुण क्या होता है, ये प्रभाव क्या होता है। देखिए होता यह है कि कोलाइडी विलयन जो भी होता है, उस विलयन में अगर किसी टॉर्च से प्रकाश डाला जाए तो उस प्रकाश के पथ में जितने भी कण आते हैं, ये कण क्या करते हैं, ये चमकते हैं। और चमकने से पूरा पथ कैसा हो जाता है, चमकीला हो जाता है, जिससे कि जिस मार्ग से प्रकाश जा रहा होता है वो पूरा प्रकाश का पथ चमकता है। इसको ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। एग्जाम्पल दूसरा मैंने पहले बताया था, बंद कमरे में यदि कहीं से प्रकाश आ रहा हो, कि किसी भी छिद्र से प्रकाश किरण आ रही हो, तो वो पथ पूरा का पूरा डस्ट से भरा हुआ नजर आता है। ये भी एक टिंडल प्रभाव ही है। ये हुआ ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव। दोनों के लिए आवेश की जरूरी है, आवेश की आवश्यकता होती है, आवश्यक होता है आवेश। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आवेश नहीं होगा ना तो ये कण एक दूसरे से सटीक आकर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और पेंदे में बैठ जाएगा। और पेंदे में बैठ जाने से इसका क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। अगर बेटा स्कंदन हो गया ना तो उसमें ना तो ब्राउनी गति होगी ना टिंडल प्रभाव होगा। दोनों ही प्रभाव या इस गति और प्रभाव के लिए क्या चीज आवश्यक है, आवेश का होना आवश्यक है। बोले तो कोलाइडी कणों पर आवेश होना अति आवश्यक है, तो ही ये गुण प्रदर्शित किए जाएंगे, अन्यथा नहीं। आप सोचोगे अवसादन से ऐसा कैसे हो जाता है, अवसादन से ऐसा कैसे हो जाता है कि ये सारे के सारे कण इकट्ठे होकर बाहर आ जाते हैं। तो कारण क्या है कि उस मशीन के चलाने से आवेश खत्म हो जाता है। उस मशीन को चलाने से आवेश खत्म हो जाता है। आवेश को खत्म हो जाने से अवसादन होता है, उससे पहले अवसादन नहीं होता। नेक्स्ट गुण है बेटा रंग। किसी भी कोलाइडी जो विलयन है उस विलयन का रंग अलग अलग होता है। सब विलयनों का रंग भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण है कौन कौन से, एक तो उस कण का आकार, कण का आकार,
धैर्य, प्रकाश का तरंग धैर्य। और नंबर 3 है प्रकाश का प्रकीर्ण, प्रकाश का प्रकीर्ण। ये 3 कारक है जो उसके रंग का निर्धारण करते हैं। जितना साइज की अगर बात करें, साइज जिनकी अलग अलग होगी, छोटा है तो उसका रंग अलग होगा और बड़ा है तो उसका रंग अलग होगा, तो रंग आकार के अकॉर्डिंग भी होता है। नंबर 2 प्रकाश का तरंग धैर्य। प्रकाश का जो तरंग धैर्य होता है, ये नहीं जो श्वेत प्रकाश आता है, उस श्वेत प्रकाश में बेटा 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं। 7 रंग विविग्योर होते हैं। विविग्योर 7 रंग है, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर है। और सभी जितने भी कलर है उन सब का तरंग धैर्य बेटा अलग अलग होता है। इसलिए कौन सा जो प्रकाश है उस प्रकाश का प्रकीर्ण करता है। मैंने कहा कि जो कण है उस कण पे प्रकाश टकराएगा। अब प्रकाश टकरा रहा है, उसमें 7 रंग है। अब 7 रंग में से उस कण की साइज, कण की साइज, और दूसरी चीज उसमें से कौन सा जो रंग है उसको ऑब्जर्व करता है, बोलते उसे क्या करता है? अवशोषित करता है। और तीसरी चीज कि इसमें से किस रंग को प्रकीर्णित करता है, बोलते किस रंग को फैलाता है। जिस रंग को फैलाएगा वही रंग हमें दिखाई देगा। मान लीजिए किसी रंग को उस अवशोषित कर लेता है, किसी शरद का रंग व्हाइट दिखाई दे रहा है, कारण क्या है कि उसने सभी रंगों को वापस से क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया, भेज दिया, तो क्या हो गया? उसका रंग सफेद हो गया। यदि कोई शर्ट या कपड़ा पूरे रंगों को क्या कर लेता है? अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, तो उस कपड़े का रंग काला दिखाई देगा। यानी किसी का रंग रेड है तो रेड का मतलब ये हुआ कि वो रेड कलर को क्या कर रहा है? वो बाहर वापस प्रकीर्णित कर रहा है। बाकी सबको क्या कर लेता है? वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस आधार पे उस कण की नेचर कैसी है, कौन से रंग का प्रकीर्णन करता है, उसकी साइज क्या है, उसके आधार पर उस कोलाइडी कण का क्या होगा? एक विशेष रंग होगा। तो सभी कोलाइडी कणों का क्या होता है? अलग अलग रंग होता है। जैसे कि गोल्ड का जो सोल होता है, उस गोल्ड के सोल का, गोल्ड सोल मतलब सोने का सोल, गोल्ड धातु है, धातु का चूर्ण होता है, उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है पॉलिश के लिए। उसका कलर जो है उस साइज के अकॉर्डिंग उसका कोशियल पर्पल कलर होता है। कोशियल पर्पल कलर होता है गोल्ड के सोल का। कौन सी विधि से बनाते हैं इसको? ब्रीडिंग आर्क विधि द्वारा गोल्ड का सोल बनाया जाता है, जिसमें स्थायी कारक के रूप में बेटा KOH मिलाते हैं। ये हुआ रंग। रंग की बात करते हैं विद्युत कण संचलन की। देखिए ये क्या होता है विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन का नाम से अर्थ समझ में आता है, नाम से समझ में आता है कि यहां पे एक यू आकार की ट्यूब होती है। क्या होती है? यू आकार की ट्यूब होती है। यू आकार की ट्यूब में, यू आकार की ट्यूब में कोलाइडी विलयन भर देते हैं। कैसा विलयन भरते हैं? कोई सा भी हो सकता है, वो ऋणावेशित हो सकता है या फिर वो धनावेशित हो सकता है। हाँ, होगा दोनों में से एक ही। करते क्या है? इसके लिए उसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड एक तरफ लगा दिया पॉजिटिव, एक तरफ लगा दिया नेगेटिव, ठीक है, और उसे बैटरी से जोड़ दिया गया है। बैटरी से जोड़ने के बाद, बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होता है कि जो कण है ये कोलाइडी कण है, कोई आवेशित होते हैं और आवेशित होने की वजह से, आवेशन होने की वजह से होता यह है कि ये अपने से विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। हाँ देखिए इस पर कैसा आवेश? अभी ऋणावेश है। ऋणावेश होगा तो किस तरफ गति करेगा? धनावेश की तरफ गति करेगा। तो हम कहेंगे कि जितने भी ऋणावेशित कण है सारे के सारे गति करके किस इलेक्ट्रोड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे? इस धनावेशित इलेक्ट्रोड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। और इकट्ठे होने से अगर लंबे समय तक इस क्रिया को करवाया जाए तो हो सकता है कि ये जो कण है ना, ये जो आवेश है इनका, वो समाप्त हो जाएगा। और समाप्त हो जाने से सारे के सारे कण बैठ कहां? इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो विद्युत कण संचलन का अर्थ यही है कि कोलाइडी कणों का अपने से विपरीत प्रकृति वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत कण संचलन है। नेक्स्ट बेटा विद्युत आवेश। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कोलाइडी कण पर आवेश तो होगा ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अब किस किस पर पॉजिटिव होता है, किस किस पर नेगेटिव होता है, ये भी मैं बता दूं आपको। देखिए कुछ एग्जाम्पल है जिन पर पॉजिटिव होता है, कुछ पर कैसा होता है? नेगेटिव।
उसी के आधार पे कुछ कोलाइडी कण तो होते बेटा ऋणावेशित। कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं, और कुछ होते हैं धनावेशित। अब कौन से धनावेशित होते हैं और कौन से ऋणावेशित होते हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि कण पे कोई ना कोई आवेश होता है। आपको मैं भी बताऊंगा कि आवेश आता कैसे है। उससे पहले आवेश किन किन पर ऋणावेश होता है। देखिए, नंबर 1, जितनी भी धातु है, धातु का सोल है, उस धातु के सोल पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। नंबर इसकी बात कर ऋणावेश की, तो धातु हाइड्रोक्साइड क्या है? धातु हाइड्रोक्साइड पर भी आवेश कैसा होता है? धनावेशित होता है। धातु का जो हाइड्रोक्साइड है उन पर धनावेश होता है। अगर बात करें धातु सल्फाइड, धातु का कोई क्या हो? सल्फाइड हो, धातु का सल्फाइड, जैसे कि CDS, एल्युमिनियम का सल्फाइड हो, मरकरी का सल्फाइड हो, इन सब सल्फाइडों पर आवेश कैसा होता है? ऋणावेश होता है। बात करें रक्त की, रक्त हुआ, मिट्टी, सेलुलोज और जितनी भी अशुद्धियां हैं उन पर भी आवेश कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। अम्लीय रंजक होते बेटा, अम्लीय रंग, अम्लीय प्रकृति वाले रंजक बोलते हैं, रंग होते हैं, जिसका नाम है कांगोरेड, इन पर भी कैसा आवेश होता है? ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित। बाकी बात करते हैं कि क्षारीय रंजक जो होते हैं, क्या होते हैं? क्षारीय रंजक जो होते हैं उन पर कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश। तो ये हो गया इन पर आवेश। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको जो भी मिल जाएगा PDF में, वो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। यानी आपको ये पता होना चाहिए किस पर कौन सा आवेश है। आपको ऋणावेशित कण छांटने को कहा जाए तो ऋणावेशित कण छांटने, आपको धनावेशित कण छांटने के लिए कहा जाए तो आपको धनावेशित कण छांटने हैं। बात करते हैं आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, आवेश कण पे आता कैसे है इसकी हम बात करते हैं। इसके 3 कारण है आवेश आने के। क्या है? 3 कारण है आवेश आने के। किस किस प्रकार आवेश आता है? नंबर 1 बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको बनाने को याद करें तो बनाने की बात करें तो यहाँ पे बनाने का तरीका होता है, यांत्रिक विधि भी थी, रासायनिक विधियां भी थी। यांत्रिक विधि का मतलब होता है किसी मशीन से पीस कर बनाया था। अब किसी पदार्थ को मशीन से पीस कर बनाएंगे तो क्या होगा? उसमें घर्षण होगा। तो आवेश का कारण या आवेश की उत्पत्ति, ये आपको पता होना जरूरी है। आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है बेटा? पहला कारण है घर्षण। क्या है? घर्षण है, फ्रिक्शन है। घर्षण में होता क्या है? किसी स्टोन मील से किसी को पीस रहे हैं, तो पीसने से, यानी कहने का मतलब स्टोन मील है, उस स्टोन मील में किसी भी कोलाइडी कणों को डालकर पीसा जाता है, तो पीसने से होता है घर्षण। और आपको पता है घर्षण से आवेश या एनर्जी आती है। इस आवेश की वजह से या तो उस पर धनावेश आता है या फिर उसमें ऋणावेश आता है। दोनों में से कोई एक चार्ज उस पर उत्पन्न होता है, ये घर्षण से होता है। अरे होता है, अगर हाथों को भी दोनों को मला जाए ना तो हाथ गर्म हो जाते हैं। यानी कारण क्या है? घर्षण हो रहा है। तो घर्षण होने से बेटा आवेश, और आवेश से मिल रही है ऊर्जा। क्या मिल रही है? ऊर्जा। तो आवेश ऊर्जा का ही एक स्रोत है, या बोल सकते हैं उसी का ही एक आधार है। दूसरे की बात करते हैं घर्षण के बाद। घर्षण के बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय अणु का टूटना, पृष्ठीय अणु का विखंडन, अपघटन विखंडन बोल सकते हैं। ठीक है, टूटना, आयनन होना या वियोजन होना, ये भी एक आवेश का कारण है। कैसे? पृष्ठीय अणु किसे कहते हैं? देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था साबुन, साबुन का सूत्र होता है बेटा C17H35 COONA। एक अणु है साबुन का। साबुन का अणु टूटता है तो बनाता है C17H35 CO- बनाता है और Na+ यानी धनायन बनाता है। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था, यही है साबुन आयन। क्या है? यही साबुन आयन है। और ये साबुन आयन ही जो है, ये लगभग 100 साबुन आयन, कितने? 100 आयन मिलकर एक विशेष संरचना, जिसको मैंने बताया था इस प्रकार संरचना, बीच में और बाहर क्या बनाते हैं? बाहर इनके जो हेड वाले भाग बाहर और टेल वाले भाग अंदर मिलकर एक गोल वलय संरचना बनाती है।
जिसे क्या कहते हैं बेटा, मिसेल कहते हैं, झाग कहते हैं। तो ये झाग बनने में जो बाहर वाला पृष्ठ है ना, ये बाहर वाले पृष्ठ पर कैसा आवेश आया, ऋणावेश। तो साबुन कैसी प्रकृति का हो गया, क्लोराइड ऋणावेशित प्रकृति का हो गया। बोले साबुन क्लोराइड ऋणावेशित होता है। तो आवेश कौन सा कहा जाता है, जो उसकी सतह पर होता है, ना कि पॉजिटिव वाला। सतह पर कैसा चार्ज है, पृष्ठीय सतह कैसी है उसकी, पृष्ठीय अणु टूटा, टूटने से कैसा आवेश आया, वो ही उसकी प्रकृति क्या कहलाती है, धनावेशित या ऋणावेशित कहलाती है। तो एक तो कारण हुआ घर्षण, घिसने से रगड़ने से घर्षण होगा तो आवेश आएगा, और एक किसी अणु के टूटने से ऐसा होगा। तीसरा कारण है आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण, देखिए आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण कैसे होता है, देखिए सुनिए। बात करते हैं तीसरा कारण, कौन सा कारण है, तीसरा कारण है, एक है आयनों का वर्णात्मक, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण, वर्णात्मक अधिशोषण। वर्णात्मक अधिशोषण कैसे होता है, देखिए वर्णात्मक का मतलब तो होता है बेटा चुनना, और आयनों को चुन के अधिशोषण होता है, वो कैसे, देखिए जब कोलाइडी कण बनते हैं, कोलाइडी कण कैसे बनते हैं, जैसे क्रिया होती है, क्रिया हो गई AgNO3 की, किसके साथ बेटा, Ki के साथ क्रिया हो रही है। जब इनकी क्रिया होती है तो क्रिया होने से बनता है, ये दोनों क्रिया कर लेते हैं आपस में, Ag और I क्रिया कर लेते हैं, क्रिया करके बनाते हैं AgI। ओके, अब देखो इसमें दो पदार्थ है, एक तो है AgNO3। मान लीजिए हमने AgNO3 को आधिक्य में ले लिया, क्या ले लिया, आधिक्य में ले लिया। तो आधिक्य में लोगे Ki के साथ में, तो क्रिया तो वही होगी, AgI बनाएगा, क्या बनाएगा, AgI बनाएगा। सुनिए क्या बनाएगा, AgI। अब उसमें से जो ज्यादा मात्रा में लिया गया पदार्थ है वो है AgNO3। क्या है, AgNO3, ये AgNO3 है ना, Ag जो है इसमें से उबेनिष्ठ है, क्या है ये, उबेनिष्ठ है। उबेनिष्ठ जो है ज्यादा मात्रा में जो है बेटा, उसका वो क्या कर लेता है, अधिशोषण कर लेता है, और Ag पर आता है बेटा धनावेश, क्या आता है, धनावेश। इसलिए क्लोराइड कैसा हो गया, धनावेशित, कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे AgNO3 ज्यादा ना लेके Ki ज्यादा ले लो बेटा, Ki ज्यादा ले लिया तो देखो बनेगा वही, ज्यादा ले लो चाहे कम ले लो, क्या बनेगा, AgI बनेगा। बट AgI जो कण बनाना, ये कण किसी एक आवेश का क्या करता है, या आयनों का क्या करता है, चुनकर अधिशोषण करता है। चुनाव किसका करता है, चुनाव अधिक होना चाहिए और उभयनिष्ठ होना चाहिए। ये दो चीजें याद रखना बेटा, ज्यादा में से कॉमन, ज्यादा था ठीक, अब ज्यादा में Ag भी ज्यादा है, NO3 भी ज्यादा है। ये देखो कि दोनों में से बना है, उसमें से कॉमन कौन सा है, तो कॉमन कौन सा है बेटा, Ag है। तो Ag कॉमन है तो Ag का ही क्या करेगा, वो अधिशोषण करेगा। बात करते हैं दूसरा, अब AgNO3 कम है, Ki ज्यादा है, तो ज्यादा तो है, बना क्या, AgI। AgI ज्यादा बना तो उसमें से कॉमन कौन सा है, I, तो I नेगेटिव के रूप में, तो ये आ गया माइनस आवेश। ये बाहरी सतह पर आवेश जो आया, इसकी वजह से प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति होगी बेटा ऋणावेशित। ऐसे कोलाइडी कण क्या करते हैं, अपनी सतह पर आवेश का अधिशोषण करते हैं। ऐसा सभी में होता है ऐसा। देखिए दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, जिसमें बात करते हैं कि किस प्रकार आयनों का अधिशोषण होता है। जैसे कि हम किसी भी धातु का सोल बनाते हैं, हम सोल बनाते हैं किसका, आयरन का सोल बना लेते हैं। किसका बना लेते हैं, आयरन का सोल। बोले तो FeCl3 हमारे पास कोई पदार्थ है, उसका हमने जल अपघटन करवाया। जल अपघटन द्वारा आयरन का, क्रोमियम का क्या बना सकते हैं, कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। जल अपघटन करवाएंगे ना बेटा, तो ये बनेगा FeOH का होल थ्राइस, संख्या में से 3 ले लेंगे। जो बना है ना ये एल्युमिनियम का सोल बना है। अब एल्युमिनियम के सोल में ज्यादा मात्रा में जो होता है वो यही होता है। जल अपघटन करवाया, थोड़ा सा लेते हैं, आधिक्य में ये लेते हैं, तो इसमें से देखो इनमें कॉमन कौन सा आ रहा है, तो Fe कॉमन आ रहा है। Fe कॉमन आ रहा है तो उसकी सतह के ऊपर कौन चिपकेगा, Fe+3 आयन।
Fe+3 आयन, एक नहीं बहुत सारे आयन चिपकेंगे। Fe+3 आयन, Fe+3 आयन, और ये आवेश चारों तरफ उसकी पूरी पृष्ठ सतह पर आ जाता है, तो पूरी पर आ गया धनावेश। इसलिए इस कण की प्रकृति कैसी होगी? धनावेशित होगी। ये कण हो गए धनावेशित कण। एक चीज और बता दूं, ये तो कण है और कण पर बाहर एक परत है आवेशित, तो ये स्थिर आवेशित परत है। स्थिर आवेशित परत है। ये स्थिर आवेशित परत हमेशा स्थायी रहती है। ये जरूर है कि इस कण को बाहरी तरफ से कोई ना कोई ऋणावेश जरूर घूमता रहता है, बट वो चलायमान रहता है, ये तो स्थिर है। तो ये क्या होगी? एक आवेशित कोलाइडी कण की संरचना हो गई। याद रखना, कोई पूछे आपको कोलाइडी कण की संरचना कैसी होती है, आवेशित कोलाइडी कण है उसकी संरचना इस प्रकार की होती है। तो ये हुआ 3 कारण। घर्षण हुआ, घर्षण के अलावा पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ अणु का टूटना हुआ, और एक है आयनों का वर्णात्मक गतिशोषण हुआ। इन 3 कारणों की वजह से आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक, आवेश को खत्म भी किया जा सकता है। खत्म क्या करेंगे? कोई नेगेटिव की जगह पॉजिटिव डाल देंगे। जैसे कि मान लो हमारा कोलाइडी कण नेगेटिव है, पॉजिटिव मिला दो तो आवेश खत्म हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव मिला दो तो आवेश खत्म हो जाएगा। इस क्रिया को बेटा स्कंदन कहते हैं। तो इसका स्कंदन भी किया जा सकता है और स्कंदन से बचाया भी जा सकता है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्कंदन कैसे करेंगे और कैसे इसका बचाव करेंगे। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा बेटा उपयोग, इसके उपयोग। उसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना।